नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग साम्राज्य नामक चैप्टर का यहाँ से अध्ययन करेंगे। डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। यह NCERT की हिस्ट्री की किताब इस चैनल से पढ़ाई जा रही है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ाई हो चुकी है। 11 का ये हो रहा है, इसके बाद 12 भी पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य यही है कि एक ही चैनल पे एक ही जगह आपको स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का NCERT का हिस्ट्री अवेलेबल हो, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को खोजने में दिक्कत ना हो और उनकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। तो NCERT का हिस्ट्री का बुक स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। तो आज ये स्टैंडर्ड 11th का इस चैप्टर का आगे वाला वीडियो। तो डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थीं। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर ख़त्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को वसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ और खाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का पवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणार्थ, एक कैलेंडर में से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। एक वर्ष में 176 दिन वहाँ मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन होते थे, कोई एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दियाँ कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थीं, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य का पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की
पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोम वासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग, साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 और 22, 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, ने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थीं। अंततः पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणार्थ, अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थीं। उदाहरणार्थ, पोम्पोई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पोम्पोई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं।
ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा के विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक के निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु उनमें बहुत सी भाषाई संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थीं। वे कम से कम तब तक मौखिक रहीं जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद ही हो गया। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गेलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थीं, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थीं। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थीं जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध है चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हमें सब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित था, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थान के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी
प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाषा में उनका इस क्षेत्र में बोलबाला रहा। अधिकांश भाग में उनका इस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी ही हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली मिस्र में फयूम, गैलीली बाइजैकियम, ट्यूनेशिया दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नॉर्बेनेंसिस कहते थे, तथा बायटिका दक्षिणी स्पेन। स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडलिक्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी एक जमींदारियों से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणार्थ नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में ओवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाकर इधर उधर घूमते फिरते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों में कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास कर लें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और विश्व इतिहास के कुछ
और बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि इसमें रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति अधिक है। अब दास प्रथा, श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। तो श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।